तो आज हम लोग बात करने वाले कक्षा 9 का जो पहला आपका अध्याय है बच्चों, भारत स्थिति एवं आकार, पहला अध्याय को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोकेशन एवं एक्सटेंट। तो सबसे पहले जानते हैं बच्चों स्थिति क्या होती है। मान लीजिए आप, एक कमरा है बच्चों, ये कमरा आपका है, इस कमरे में आप बैठे हुए हैं। तो अगर आपको मैं पूछूं कि आपकी स्थिति क्या है, तो आप बताएंगे मुझे कि मैं जो है कमरा के बीचों बीच में बैठा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका स्थिति। अच्छा, मैं फिर पूछूंगा कि आपका विस्तार यानी कि आपका आकार, आप कितना मीटर चौड़ाई तक बैठा हुआ है, कितना मीटर लंबाई तक। तो इस प्रकार से यदि आप सोए हुए तो कितना मीटर लंबाई तक जगह घेरे हैं, और कितना मीटर जो है चौड़ाई तक, कितना मीटर लंबाई तक आपने स्थान घेरा है। तो ये हो जाएगा आपका उसका आकार यानी कि आपका विस्तार। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे प्रमुख रूप से भारत के बारे में। तो ये मान लीजिए अगर आपका मैप है, ग्लोब है, तो इसमें जो है भारत कहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर भारत बैठा हुआ है। तो अब भारत जो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो प्रमुख रूप से जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, यानी कि किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, विषुवत रेखा से ऊपर है कि नीचे है। प्रमुख रूप से देखेंगे कि पूर्वोत्तर गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है। ये आपका ग्रीनविच टाइम से किधर है, 0 डिग्री अक्षांश से किधर है। इन सारे चीज़ों को जानेंगे तो हम इसको बोलेंगे प्रमुख रूप से स्थिति। और यदि हम देख लेंगे कि भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, तो ये सारा चीज़ हो जाएगा उसका विस्तार यानी कि उसका आकार। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। कहीं पर भी आप लोग को जो है थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, हर जगह आप लोग को समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग को कहीं पर भी फिर भी समस्या रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आइए। हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी कि जो भारत देश है, विश्व पूरे वर्ल्ड में जो जो भी प्राचीनतम संस्कृतियां हैं, तो उसमें से एक है। जैसे प्राचीनतम संस्कृतियों में बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो यहाँ पर भारत में ही सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था। जैसे कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ था। तो इस प्रकार से भारत क्या है, बहुत ही जो है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है। आगे, भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक संस्कृतियों विविधताओं से अलंकृत किया है, सजाया है। यानी कि भारत की जो समृद्ध प्राकृतिक विविधता है, इसे क्या किया बच्चों, सजाया है। किस प्रकार से, तो भारत का उत्तरतम में हिमालय है, भारत का दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो है प्रमुख रूप से दक्षिण में अरब हिंद महासागर है, भारत का पश्चिम में कौन है, आपका अरब सागर है, भारत का पूरब में प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों ने मिल करके भारत को क्या किया है, भारत को सजाया है, भारत को अलंकृत किया है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये कहाँ पर विकसित हुआ था, तो भारत में ही विकसित हुआ था। बिहार में स्थित वैशाली भारत यानी कि विश्व का पहला गणराज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, वीवीआई है। यानी कि आपका वैशाली जो गणराज्य है, ये बिहार का जो पटना के निकट है बच्चों, वैशाली में आपका हाजीपुर पड़ता है। हाजीपुर का केला बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो बिहार में स्थित वैशाली है, ये पूरे विश्व का पहला गणराज्य है। अब सोचिए बच्चों कितना प्राचीनतम है। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है। यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है बच्चों, जिसके आधार पर एक महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। आप लोग तो जानते हैं टोटल कितने महासागर हैं, 4 महासागर हैं बच्चों। एक है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा है आपका हिंद महासागर, तीसरा है आपका अटलांटिक महासागर, चौथा है आपका आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से 4 महासागरों में आपका एक महासागर है हिंद महासागर, जो भारत देश के स्थिति, भारत देश के आधार पर रखा गया है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। भारत कौन सी एशिया में आता है, आपका दक्षिणी एशिया में आता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। पिछले कुछ दशक, दशक में हो सकता है बच्चों 10 साल के अंतर्गत की गई वृद्धि, 10 दशक, 10 साल की अवधि को बोलते हैं दशक। तो भारत ने कुछ दशकों से क्या किया है, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति प्राप्त किया है। किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यानी कि भारत में क्या हो रही है बच्चों, जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अभी 1 करोड़ यानी कि 140 से भी ज़्यादा करोड़ हो गया, 140 प्लस करोड़ हो गया जनसंख्या आपका भारत का।
तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, जनसंख्या प्रमुख रूप से सर्वांगीण विकास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तो विकास के पथ पर ये जो है आपका बाधा डाल रहा है, कौन, जनसंख्या। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम लोग स्थिति के बारे में। तो भारत का स्थिति, अब यहाँ से प्रमुख रूप से आपका चैप्टर शुरू होता है, आपका अध्याय शुरू होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत एक विशाल देश है, इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए बच्चों इसको बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। समझ में आया, कुछ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर मैप के माध्यम से। ये देखिए भारत का जो विस्तार शुरू होता है बच्चों, प्रमुख रूप से भारत का ये जो है यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। भारत का जो दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम जो आपका है तमिलनाडु वाला क्षेत्र, यहाँ पर कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर ये लगातार बढ़ते 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 कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट। आया समझ में, ये 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तर है बच्चों। ठीक है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, और नीचे जो दिखाए 8 डिग्री 4 मिनट वो था आपका दक्षिण। तो इस प्रकार से ये हो गया उत्तरी अक्षांश, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। उसी प्रकार से आपका इधर है पूर्व में कितना है बच्चों, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस प्रकार से जो देशांतरी विस्तार है इस ये हो गया आपका 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब अक्षांश और देशांतर रेखा किसको कहते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है बच्चों, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया, यानी कि आपका अर्थ हो गया। इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है, बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, भूमध्य रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। जल्दी से लिख लीजिएगा अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं, यानी कि इसमें सोई हुई रेखाएं, इस प्रकार से बच्चों, यानी कि अक्षांशीय रेखा के समांतर ये जितनी सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से खींचते जाएंगे तो ये सारी रेखाएं हो गया अक्षांशीय रेखा। कौन सी रेखा, अक्षांशीय रेखा। और जो आपका खड़ी हुई रेखाएं होंगी, यानी कि इस प्रकार से बच्चों, ये हो गया खड़ी रेखाएं, ये इस प्रकार से खड़ी रेखाएं, ये हो गया आपका सीधा सीधा खड़ी रेखाएं। तो ये जितने भी खड़ी रेखाएं हैं ये हो गया आपका क्या, देशांतर। आया समझ में कुछ, तो देखिए उसी प्रकार से ये जो आपका सोई हुई रेखाएं हैं, ये हुआ सोई हुई, ये हुआ सोई हुई रेखाएं, ये भी सोई हुई रेखाएं, तो इसको बोलेंगे अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं। और जो है आपका प्रमुख रूप से ये जो है खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, ये भी खड़ी है, ये भी खड़ी है, इस प्रकार से जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना, 37 डिग्री 6 मिनट। ऊपर में देखिए 37 डिग्री 6 मिनट। और जो है ये देशांतरी विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ध्यान रहेगा, चलिए समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। यानी कि भारत का यदि हम लोग किसको शुरू यहाँ पर जोड़ देते हैं, प्रमुख रूप से यदि भारत का जो द्वीप है बच्चों, जो द्वीप है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ये वाला जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि इसको जोड़ देते हैं तो इसका विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से। जबकि भारत का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र था कहाँ से स्टार्ट होता था, 8 डिग्री 4 मिनट से। आया समझ में, चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ में आ गया होगा। चले यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है उसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी कि ये जो है इंदिरा पॉइंट किसको कहेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बच्चों भारत का, जो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ पर जो 6 डिग्री 4 मिनट है ना, इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। समझ में आया कुछ, चले समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो अगर आप बोलेंगे सर सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं तो सबसे उत्तरतम बिंदु को कौन क्या कहेंगे, तो सबसे उत्तरतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरतम बिंदु कितना हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट, तो इसको बोलेंगे इंदिरा कॉल। आया समझ में बच्चों, समझ में आ गया होगा, इंदिरा कॉल। तो इसको किसने नाम रखा था ये सब, तो ये नाम रखे गए थे इंदिरा गांधी, जो आज के प्रधानमंत्री थे बच्चों पूर्व में, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य है कि उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यानी कि जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है यानी कि जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए ये है आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब यहाँ से अगर हम लोग ऊपर लेंगे 23.5 डिग्री यानी कि 23.1/2 जिसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, उसी प्रकार से नीचे लेंगे अगर 23 डिग्री, उसी प्रकार से बच्चों 23 डिग्री लेंगे नीचे 23.1/2, तो ऊपर जो है आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये जो आपका 0 डिग्री है बच्चों, 1 सेकेंड, ये जो है आपका 0 डिग्री, इसके ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका ऊपर वाला जो होगा बच्चों क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध होगा। गोल मीन्स होता है गोला और अर्ध मीन्स होता है आधा, गोलार्ध यानी कि आधा गोला। ठीक है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध तो उत्तर उत्तर का आधा भाग और दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी आधा भाग, तो ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। आया समझ में? तो उत्तरी गोलार्ध का जो आपका 23.5 डिग्री होगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जल्दी से बोलिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्क रेखा। और जो है दक्षिणी गोलार्ध का जो आपका 23.5 डिग्री होगा, इसको बोलेंगे मकर रेखा। जो ऊपर वाला था इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा, और नीचे वाले को कितना बोलेंगे? मकर रेखा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या किस का नाम क्या है, कर्क रेखा की मकर रेखा, तो आप लोग को बोलना है कर्क रेखा। अगर दक्षिण में पूछा जाए तो मकर रेखा। समझ में आ गया? चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका कर्क रेखा है वो क्या करती है, भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी कि जो आपका भारत वाला भाग है इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है बच्चों। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है? प्रमुख रूप से जो है ये आपका 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। एक राजस्थान, गुजरात, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर के ये आपका गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, चलिए इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जो कर्क रेखा है ये भारत को प्रमुख रूप से 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि चित्र संख्या 1.1 में स्पष्ट है। तो मैंने 1.1 का जो चित्र था भारत की स्थिति को दिखा दिया, अक्षांशीय विस्तार को दिखा दिया, देशांतरीय विस्तार को दिखा दिया, और खाली सीमा रेखा को दिखाना आप लोग को बाकी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कलम से। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, अभी बताया मैंने, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल है, जबकि जबकि दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। याद रखने का क्या ट्रिक है बच्चों? तो याद रखने का ट्रिक है मित्र पर, लिख लेंगे मित्र पर गमछा झार। क्या? गमछा झार। 8 राज्य आ गया। यहाँ पर ट्रिक आप लोग को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? तो मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छौ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। ऐसा समझ बच्चों, झाड़ से झारखंड। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 8 राज्य आ जाता है। गिनती कर लीजिएगा आप लोग। तो मित्र पर गमछा झार जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए। और यहाँ पर 8 आपका जो राज्य है जिससे होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है, ये 8.5 राज्य हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर प्रमुख रूप से हमने सारा चीज़ आपको अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार सारा चीज़ हमने दिखा दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत की आकार के बारे में, यानी कि भारत का लंबाई, चौड़ाई, ये सब के बारे में, क्षेत्रफल कितना है। तो आकार के बारे में सब लोग हम लोग जानेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल 32,80,000 है, यानी कि 32.8 लाख, जिसको बोलते हैं 32,80,000। ठीक है बच्चों, वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। यानी कि भारत, यदि विश्व का क्षेत्रफल 100% है तो उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2.4% है बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सारा का सारा देशों का। तो देखिए प्रमुख रूप से ये है आपका सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो है आपका रूस का। देखिए यहाँ पर रूस, सब उसके बाद है दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में चीन, पांचवा में ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया और सातवां में है आपका भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? 7वां देश है बच्चों। अब सोचिए कितना कम है। रूस का देखिए, रूस का कितना परसेंट है? 17 दशमलव, यानी कि आपका रूस का क्षेत्र कितना क्षेत्रफल है? तो
यानी कि 170 लाख, और भारत का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 32 लाख। अब सोचिए कितना का अंतर हो गया, 140 लाख का अंतर हो गया। मतलब कि रूस का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से 140 लाख वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है। अब सोचिए, तो अब यहाँ पर आपको ये 8 देश का नाम, 7 देश का नाम याद रखना है। यानी कि आपको पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला राज्य पहला देश कौन सा है, तो रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां। भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,80,000। प्रमुख रूप से कनाडा कौन से स्थान पर आता है, तो तीसरा स्थान पर। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक याद करने के लिए दे देता हूँ बच्चों। रूस है तो रूस के लिए लिख देंगे रू। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे, 1 सेकेंड। रू से लिख देंगे बच्चों, रूस का ले लेंगे रू। और कौ से कनाडा, तो कौ से ले लेंगे रुकना, रुकना। और सौ से संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ पर लेंगे सौ। और चौ से चीन, तो यहाँ लिखेंगे सच, रुकना सच। और बड़ा, बड़ा से ब्राजील हो गया बच्चों, बड़ा से ब्राजील। और यहाँ पर बड़ा से आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भा से भारत, बड़ा भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ट्रिक में, क्या ट्रिक है, छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों, रुकना सच बड़ा भाई। कैसे बोलेंगे, रुकना सच बड़ा भाई। तो यहाँ पर आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा कि सारा का सारा देश इसी में आ जाएगा। सबसे पहला नंबर में रूस, दूसरा नंबर में कनाडा, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा में चीन, पांचवा में ब्राजील, और से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत, सातवां देश जो है आपका भारत है। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रमुख रूप से देखते हैं विश्व के 7 बड़े देशों को। तो देखिए यहाँ पर विश्व के 7 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए यानी कि इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। याद रहेगा, ट्रिक मैंने लिखाया, रुकना सच बड़ा भाई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा, यानी कि भारत की जो है आपका स्थल सीमा रेखा के बारे में जानते हैं, बाउंड्री लाइन के बारे में जानते हैं। तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगुनी है। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है बच्चों, वो तटीय सीमा रेखा के क्या है, दुगुना है। यानी कि तट बोलते बच्चों जो आपका किसके अंतर्गत आता हो, सागर वाले क्षेत्र में आता हो, महासागर वाले क्षेत्र में आता हो। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है आपका तटीय क्षेत्र, तटीय सीमा रेखा वाला क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका अरब सागर है, यहाँ पर क्या है आपका अरब सागर है, और यहाँ पर क्या है बंगाल की खाड़ी है, और नीचे में क्या है हिंद महासागर है। तो ये जितने भी राज्य हैं आपका, ये क्या कहलाएगा आपका तटीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि ये किसके किनारे बसा हुआ है, सागर के तट पर बसा हुआ है, महासागर के तट पर बसा हुआ है, या फिर बंगाल की खाड़ी के तट में बसा हुआ है। तो इसको बोलेंगे हम लोग तटीय सीमा रेखा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ मैप में आप लोग को समझ में आ गया हो। ये जो है आपका प्रमुख रूप से देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है आपका, इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है आपका तटीय सीमा रेखा है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है अरब सागर है, और यहाँ पर नीचे की क्या है आपका हिंद महासागर है। तो यहाँ पर हो गया सिर्फ और सिर्फ पानी वाला क्षेत्र। तो पानी वाले क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका तटीय। अब अच्छा, स्थलीय क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो है यहाँ से शुरू होती है बच्चों, ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद ऐसे ऐसे करके चीन वाला क्षेत्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, ऐसे करके बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारा क्षेत्र कैसा है आपका स्थलीय क्षेत्र है। यानी कि इसके इधर कैसा है स्थल वाला भाग है। तो स्थल वाले भाग के निकट वाले क्षेत्र को बोलेंगे स्थलीय सीमा रेखा, और जो है आपका सागर वाले तट के अंतर्गत जो होगा उसको बोलेंगे तटीय सीमा रेखा। ठीक है बच्चों, तो प्रमुख रूप से जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई क्या है, तटीय सीमा रेखा की मतलब की तुलना में दोगुना है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितना है, 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा कहने का सेंस है कि ये जो सिर्फ भाग है आपका तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का क्षेत्र, तो ये आपका प्रमुख रूप से है आपका कितना 6100 किलोमीटर लंबा। भारतीय द्वीप समूह को यदि मिला दिया जाए, यदि कि भारतीय द्वीप समूह की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यदि भारत का ये तो क्षेत्र हो गया इस प्रकार से भारत का, लेकिन यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है कवारत्ती, है ना। तो ये आपका प्रमुख रूप से लक्षद्वीप की सीमा रेखा को मिला देंगे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला देंगे। तो इसकी सीमा रेखा को मिलाने के बाद टोटल जो सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा, उसकी लंबाई हो जाती है कितना 7516 किलोमीटर। तो इस प्रकार से मेरा हो गया 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा,
और आपका 7516 किलोमीटर हो गया तटीय सीमा रेखा। तो देखिए तो 75 दूना 150 यानी कि इसका दुगुना हुआ 7.5 तो दूना 15। तो इस प्रकार से यहाँ पर पता चला कि जो तटीय सीमा रेखा है क्या है, स्थलीय सीमा रेखा की आधी है, यानी कि स्थलीय सीमा रेखा लगभग क्या है आपका दुगुनी है बच्चों। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। भारत की जो आकार है, भारत का आकार वो कैसा है बच्चों, त्रिभुजाकार। जैसे मैं मैप बनाता हूँ तो इस प्रकार से दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका कैसा आकार है, भारत का त्रिभुजाकार है। इस मैप को ऐसे दिखाने का मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पर आपका गुजरात है, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपका कर्नाटक है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर केरल है, यहाँ तमिलनाडु आपका क्षेत्र है, यहाँ पर फिर आपका आंध्र प्रदेश आता है, फिर आपका ओडिशा वाला क्षेत्र आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आता है। इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी मैं ये मैप इस तरह से बनाऊंगा तो आप लोग को ध्यान देना है कि भारत का दक्षिणी भारत यानी कि भारत को दिखा रहा है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार। अगर आपको पूछ ले कि भारत का जो है आकार है ये मोटे तौर पर कैसा है, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा त्रिभुजाकार। इसकी उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रम से पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिक्ष का रूप ले लिया है। यानी कि कहने का सेंस ये है बच्चों कि यदि भारत है, मान लीजिए ये वाला भारत है और यहाँ से प्रमुख रूप से इस प्रकार से है बच्चों। 1 सेकंड में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बना के देता हूँ। इस प्रकार से आपका भारत है। 1 सेकंड बच्चों, इस प्रकार से आपका दर्शाने का प्रयास करिएगा, इस प्रकार से। उसके बाद है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया, प्रमुख रूप से उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र के बाद 22 डिग्री से नीचा जाएंगे, जब हम लोग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचा जाएंगे दक्षिण की ओर, तो वहाँ पर क्या होता जाएगा, पतला जाएगा। यानी कि किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से बनता जाएगा। यानी कि नीचे की ओर ये हो गया आपका 22 डिग्री, इससे नीचे आते जाइएगा। देखिए तो छोटा छोटा होते गया, पतला होते गया। यहाँ पर कितना चौड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर कम चौड़ा है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, और यहाँ पर और कम है, और यहाँ पर सब शून्य के बराबर हो गया है। तो इस प्रकार से पतला होता गया है। और दक्षिणी भारत में सबसे अंतिमतम छोर में क्या हो गया, ये आपका अंतरिप का रूप ले लेता है। अंतरिप बोलते हैं बच्चों वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं अंतरिप। वैसा भाग जो 3 ओर से जल का घिरा हो उसको बोलते हैं अंतरिप। इसे कुमारी अंतरिप या कन्याकुमारी भी कहते हैं। तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, मालूम है ना आप लोग को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और कन्याकुमारी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में, जो कि आपका सबसे दक्षिणतम छोर में आता है तमिलनाडु का। अब यहाँ पर स्टार पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो अंतरिप कहलाता है। देखिए मैंने अभी बताया था, यानी कि समुद्र की ओर निकला हुआ मुख्य स्थल का वह भाग जो क्या हो, 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे ये आपका भाग है बच्चों, ये स्थल वाला भाग है और इसके 3 तरफ पानी है। किस प्रकार से पानी है, तो नीचे हो गया हिंद महासागर वाला पानी, और इधर साइड में हो गया बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया आपका अरब सागर, है ना। इस प्रकार से आप लोग को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो गया बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र, और यहाँ पर हो गया अरब सागर वाला क्षेत्र, और नीचे हो गया आपका हिंद महासागर वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ऊपर में ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कहलाएगा आपका अंतरिप। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। यदि आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि भारत का अंतरिप या भारत को प्रायद्वीप आकार के कारण क्या क्या है, यानी कि भारत को प्रायद्वीप क्या क्यों कहा जाता है, तो प्रायद्वीप बोलते हैं बच्चों वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप भी बोल सकते हैं आप, अंतरिप भी बोल सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है, सबसे पहला कारण है कि पूरब में बंगाल की खाड़ी का होना, पश्चिम में अरब सागर का होना, और दक्षिण में हिंद महासागर का होना। तो 3 ओर से जल के घिरे कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। ये तीनों ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा दक्षिण हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मोड़दार पर्वत स्थित है। यानी कि भारत का जो उत्तरतम क्षेत्र है और उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी वाला सीमा क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख से नवीन मोड़दार पर्वत है। और उस नवीन मोड़दार पर्वत का नाम क्या है, तो उस नवीन मोड़दार पर्वत का नाम है हिमालय। क्या नाम है बच्चों आपका, हिमालय। हिमालय पर्वतमाला जानते हैं ना आप लोग। माउंट एवरेस्ट किस में है, हिमालय क्षेत्र में है। कंचनजंगा किस में है, इसी में है। केटू गार्डन ऑफ जिसको बोलते हैं, इसी में है बच्चों, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग का यहाँ पर समझ में आप लोग को आ गया होगा। आगे बात करते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। अभी हम लोगों ने जान लिया भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम लोगों ने जाना 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री
6 मिनट तक। कहाँ तक? 6 मिनट तक। देशांतरी विस्तार को जाना, तो देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो देशांतरी विस्तार था आपका 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पर मालूम हो गया। तो इस प्रकार से ये पता चल रहा है बच्चों कि अंतर कितना है। देखिए तो 6 से 37 के बीच कितना, तो यहाँ पर लगभग लगभग 6 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यहाँ पर पता चलता है लगभग लगभग आपका जो है 30 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। कितना डिग्री का अंतर पड़ रहा है? 30 डिग्री का। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तो 67 से 97 कितना, 68 से 97 बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री, तो 68 से 97 लगभग लगभग यहाँ पर भी 30 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। तो यहाँ पर पता चला कि 30 डिग्री का अंतर है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान समान है, यानी कि 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कम होती जाती है। यानी कि बच्चों ये हो गया आपका पृथ्वी, ये हो गया आपका पृथ्वी। जो बीचों बीच से रेखा जाती है उसको मैंने क्या कहा था, ये बीचों बीच से जाने वाली रेखा आपका जो है विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यदि हम लोग इस प्रकार से रेखा खींचते हैं तो ये कहलाता है आपका अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांशीय रेखाएं। उसी प्रकार से यदि हम लोग इस प्रकार से खींचें तो इसको बोलते हैं हम लोग देशांतरीय रेखाएं। खड़ी रेखाएं को बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। और प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो है आपका सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पर इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर जो सबसे नीचे में है इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? दक्षिणी ध्रुव। तो हमने यहाँ पर सारा चीज आप लोग को समझा दिया। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय और अंतर जो है देशांतरीय, अंतर अक्षांशीय दूरी कैसी रहती है? समान रहती है, लेकिन अंतर अक्षांशीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं कैसी जाती है? घटती जाती है, कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, कच्छ कहाँ पर है बच्चों? कच्छ आपका गुजरात में है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको पूछ लेगा कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। खंबात की खाड़ी गुजरात में। तो कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये आपका क्षेत्र है, यहाँ पर है आपका कच्छ यानी कि गुजरात, और यहाँ पर है आपका प्रमुख रूप से अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो 30 डिग्री का अंतर है। और समय में अगर अंतर देखा जाए तो समय में कितना अंतर है दोनों के बीच? तो 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का? 2 घंटे का। यदि यहाँ पर कोई आदमी है और एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर यदि ये आदमी उठ करके सवेरे जग करके, यदि ये सवेरे जगता है और जग करके फ्रेश होने जाता है तो उस समय यहाँ का आदमी सोया हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे का अंतर है। मतलब कि यहाँ पर सूरज क्या होगा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगेगा, गुजरात में सूरज लेट से उगेगा। तो इसी कारण से हमको क्या पता चलता है बच्चों? समय का अंतर पता चलता है। हम लोग फोन करके पूछते हैं मम्मी पापा को कि मैं मुंबई में हूँ, अभी आप लोग की उधर शाम नहीं हुई है, यानी कि शाम हो गया, आप लोग सो गए, ऐसा होता है ना। तो अगर आप लोग दूर रहते हैं तो आप लोग को ये पता चलेगा 100%। क्यों? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से देशांतरीय दूरी के कारण ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि प्रमुख रूप से जो है जो सूरज के सामने पहले आएगा, जो क्षेत्र पहले पड़ेगा वहाँ पर सूरज पहले उगेगा, जो बाद में आएगा तो वहाँ पर बाद में उगेगा। तो इसी कारण से प्रमुख रूप से जो गुजरात के जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, गुजरात वाले क्षेत्र में जो है सूरज देर से 2 घंटा लेट से उगेगा। तो जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लोग चाय पी करके आराम से फ्रेश व्रेश होकर के मुँह हाथ धो करके ऑफिस जाने के लिए तैयार होगा या फिर नाश्ता के लिए तैयार होगा, उस समय यहाँ के लोग क्या करेंगे बच्चों? उठेंगे और अपना जो है उसी समय आंख मलेगा और ये आप लोग जगेगा गुजरात के लोग। ठीक है, इस प्रकार से ये समझ में आ गया आप लोग को। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप लोग को कैसे समझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है सारा चीज। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, सूर्योदय मतलब कि सूर्य उदय होता है, तो उस समय कच्छ यानी कि गुजरात में अंधेरा रहता है। अब सोचिए, जब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग जाता है तो उस समय पूरा पूरा कच्छ में कैसा रहता है? अंधेरा रहता है। और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्य होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उगता है जबकि कच्छ में सूर्य यानी कि गुजरात में सूरज लेट से उगता है, इसका क्या कारण है? तो आपको बताना है, क्योंकि दोनों की देशांतरीय विस्तार अलग अलग है। दोनों के बीच देशांतरीय विस्तार का कितना अंतर है? 30 डिग्री अंतर है। इसी के कारण दोनों में इतना अंतर है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी कि ये आपका पृथ्वी है तो ये अपना अक्ष पर
चक्कर लगाती है, तो ये अपना पूरा चक्कर एक मतलब कि जो है एक चक्कर 360 डिग्री घूमता है एक चक्कर में, और कितना समय लेता है? 24 घंटा समय लेता है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए कितना मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का। तो यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, चूँकि चूँकि 24 डिग्री यानी कि 24 घंटा में कितना, 24 घंटा में कितना घूमता है बच्चों? प्रमुख यानी कि आपको ऐसे निकालना है कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय? 24 घंटे का समय लेता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा बच्चों? तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। 24 को क्या करेंगे? 24 घंटे को मिनट में बदल देंगे, और मिनट में बदलेंगे तो 1 मिनट कितना होता है बच्चों? यानी 1 घंटा कितना में होगा? 24 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा 60 मिनट का, तो 24 गुना 60 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका निकालेगा तो टोटल आपका कितना आएगा बच्चों? 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगेगा। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है आपका गुजरात में। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 डिग्री गुना 4 यानी कि 120 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना मिनट बच्चों? तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 3 चौके 12, 120 मिनट। 120 मिनट बराबर कितना घंटा होता है? 2 घंटा। तो इससे पता चलता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है। प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, मानक अब किसको बोलते हैं? मानक जो है देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? यानी कि ये सारा हो गया बच्चों, जितनी भी खड़ी रेखा इस प्रकार से है, इसको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखाएं। तो इसमें से भारत से होकर के जाने वाली एक रेखा है, जिसका मान कितना है, जिसका वैल्यू है 82.5 डिग्री। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री इसका वैल्यू है। तो प्रमुख रूप से ये कहाँ से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर के गुजरती है। इसका मेन कार्य क्या है बच्चों? तो इसका कार्य है, इसका काम है पूरे भारत में समय को निर्धारण करना। भारत में समय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा किया जाता है। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर दिया हुआ है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रखा जाता है ताकि वह देश के बीच से बीचों बीच से गुजरती हो, यानी कि मानक जो यामोत्तर खींचा जाता है बच्चों, मानक जो आपका देशांतर खींचा जाता है उसका वो कैसी हो? देश के बीचों बीच से गुजरती हो, और 7.5 डिग्री का गुणांक हो। कैसा हो? 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समानांतर हो। इस प्रकार से ध्यान रखा जाता है। कर्क रेखा जो आपका 23.5 डिग्री है, यह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और इसे यानी कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। तो मैंने आपको बता दिया था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार से ये 8 राज्य आपका क्या है बच्चों? प्रमुख रूप से इससे होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है। अब हमें ये देखना है कि अक्षांश विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर, जिसका क्या है सबसे उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा कोल राज्य में है। 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तर किनारे में स्थित है। अतः विषुवत रेखा से ये काफ़ी दूर है। देखिए बच्चों, ये भारत जो है प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया आपका क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा से ऊपर में है भारत। यहाँ पर है आपका भारत, इसको नाम दे दीजिए आप लोग भारत, यानी कि इंडिया। तो यहाँ पर हो गया भारत। ये भारत जो है विषुवत रेखा से दूर है। कितना डिग्री दूर है? तो प्रमुख रूप से सबसे नीचे वाला भाग जो था वो था आपका 6 डिग्री 4 मिनट, और सबसे ऊपर जो है आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पर कितना मिनट है? तो आपका है 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री जो 6 मिनट है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट। तो 37 डिग्री जो 6 डिग्री 4 मिनट नीचे है बच्चों, यहाँ पर जो है अधिक गर्मी पड़ेगी, सूर्य का किरण तेज पड़ेगा, यहाँ पर सीधा सीधा पड़ेगा। जबकि 37 डिग्री 6 मिनट है, ये काफ़ी दूर है विषुवत रेखा से, तो यहाँ पर गर्मी कम पड़ेगी। इस प्रकार से ये पता चलता है कि 37 डिग्री 6 मिनट रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। विषुवत रेखा से ये काफ़ी दूर पर स्थित है। सूर्य की किरणें यहाँ पर अत्यंत तिरछी पड़ती है। जब खूब तिरछी पड़ेगी बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रमुख रूप से ठंडी अधिक पड़ेगी, गर्मी कम होगी, है ना? समझ में आया कुछ? ठंडी क्या होगा? अधिक होगा, और गर्मी कम होगा। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का हमको पता चल गया कि वहाँ पर सूर्यताप क्या मिलता है? कम मिलता है, सूर्यताप कम मिलता है, और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ता है। कहाँ पर?
जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। क्यों? क्योंकि प्रमुख रूप से ये विषुवत रेखा से काफ़ी दूरी पर स्थित है। आगे है, इसके विपरीत भारत की दक्षिणी भाग जो केरल है, तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है। यानी कि ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया आपका केरल तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और ऊपर में था आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर इस रेखा से क्या है, काफ़ी दूर है, जबकि केरल और तमिलनाडु क्या है, काफ़ी नज़दीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, केरल और तमिलनाडु में क्या होगा बच्चों, गर्मी अधिक पड़ेगी, है ना। तो सूर्य ताप अधिक पर मिलता है। इस तरह से जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं पर केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना है, 30 डिग्री का अंतर हो गया। केरल और तमिलनाडु विषुवत रेखा के काफ़ी निकट हो गया, इसलिए वहाँ पर गर्मी सीधी सीधी पड़ने लगी। अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रधान यानी कि प्रभाव दिन एवं रात की अवधि पर भी होती है। केरल में सबसे छोटे एवं सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लद्दाख लेह लेह जो लद्दाख की राजधानी है, प्रमुख रूप से ये अंतर 5 घंटे का होता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, जहाँ पर प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ेगी वहाँ पर रातें लंबी होगी। कैसी होगी? रातें लंबी होगी और दिन छोटी होगी। तो इसलिए हम लोग का जाड़े के दिनों में रातें लंबी हो जाती है और दिन जो है छोटी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो है प्रमुख रूप से केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में दिन और रात में अंतर कितना है, 45 मिनट का। जबकि लद्दाख में कितना मिनट का अंतर है, 2 घंटे, ये चार, लगभग लगभग 5 घंटे का अंतर है बच्चों। अब सोचिए कितना खतरनाक, कितना मतलब कि ज़्यादा है ना। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है। भारत मानक समय ग्रीनविच, देखिए बच्चों, भारत मानक समय इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यदि आप लोग मैच देखते हैं तो आप लोग को पता रहेगा ये IST क्या होता है और GMT क्या होता है। तो IST होता है बच्चों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। यानी कि भारत के आधार पर, यानी कि समय की गणना करेगा, समय का निर्धारण करेगा। IST यानी कि भारतीय समय अनुसार ये बताएगा आपको प्रमुख रूप से बच्चों। यदि आप लोग मैच देखने के लिए क्रिकबज़ खोलते हैं, क्रिकबज़, तो वहाँ पर क्रिकबज़ में देखेंगे आप लोग कि मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में अगर हो रहा है तो वहाँ पर 2 टाइम आपको दिखाएगा। एक टाइम दिखेगा GMT, एक टाइम दिखेगा GMT, और एक टाइम दिखेगा IST। GMT होता है मतलब आपका ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि पूरे विश्व में जो आपका प्रमुख रूप से जो टाइम चल रहा है, ग्रीनविच, ग्रीनविच एक स्थान का नाम है जो आपका ब्रिटेन में है बच्चों, ठीक है। और IST यानी कि यह आपका है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का समय अनुसार, जो आपका कहाँ से मापन इसका निर्धारण किया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। समझ में आ गया? भारतीय मानक समय के कारण, देखिए बच्चों, भारत मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। यानी कि भारत जो है इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। इंग्लैंड यानी कि आपका जो ब्रिटेन है, जो अंग्रेज है जिन्होंने हमारे भारत पर शासन किया था, उनसे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। यानी कि अभी मान लीजिए हमारे यहाँ पर 12 बज रहा है, अगर हमारे यहाँ पर भारत में 12 बज रहा है, तो अगर दिन का बच्चों हमारा 12 बज रहा है, तो वहाँ पर कितना बज रहा होगा, वहाँ पर आपका जो है प्रमुख रूप से 7:30, यानी कि सवेरे का, मतलब कि 5 घंटा उसको पीछे कर दीजिए, हम लोग से पीछे रहेगा, क्योंकि हम लोग आगे हैं उससे बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। समय के कारण भारत में सभी घड़ियां एक समान बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय पश्चिम की तुलना में 2 घंटे क्या होती है, लेट होती है। तो ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आज हम लोग बच्चों टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो चैप्टर का जो ये आपका वीडियो है अन्यथा बहुत ही लंबा बन जाएगा बच्चों, लंबी बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जो है प्रमुख रूप से लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना शेयर करना नहीं भूलेगा। अपने कोई भी आपके 9th 10th स्टैंडर्ड में कोई भी बच्चा है, या 7th क्लास या 8th क्लास का, सब किसी को भेज दीजिएगा। ये चैनल सारा सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज। प्रमुख रूप से आप लोगों को सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है, कोई भी त्रुटि है, कोई भी आप लोग को डाउट है, तो प्रमुख रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।